हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चे में आई ईरान की चाबहार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित थी ये चाबहार परियोजना। अगला, वर्ष 2020 में कितने लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों 2020 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AP-STAR 6D नाम का एक दूर संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने लॉन्च किया है AP-STAR 6D नाम का एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 6B रॉकेट से। किससे? लॉन्ग मार्च 6B रॉकेट से। चाइना का रॉकेट है लॉन्ग मार्च, आपको पता होगा इसी से सब कुछ लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्ग मार्च 6B रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से अगर पूछा जाए लॉन्च किया गया है तो ये दोस्तों जीचैंग से लॉन्च किया गया है। जीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है इसे, और इसको डेवलप किया है यानी इसके निर्माता है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो AP-STAR 6D नाम का ये जो सैटेलाइट होगा इसका काम होगा टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ये लॉन्च किया गया। दोस्तों अगर इस साल की बात करें तो वर्ष 2020 में चाइना ने अभी तक 18 लॉन्च कर दिए। 18 लॉन्च कर दिए सैटेलाइट लॉन्च इस साल यानी 2020 में, जब पूरी दुनिया ठप पड़ी है, स्टॉप पड़ी है, उस टाइम पर चाइना 18 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इस वर्ष। ठीक है, चलिए चाइना आया है तो एक दो पॉइंट और जानते हैं। अभी चाइना से एक रिलेटेड पॉइंट आया था G4 वायरस। G4 वायरस का लक्षण देखा गया है चाइना के सुअर में। ठीक है, और चाइना से एक क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने बताया था कि चाइना में सबसे ज़्यादा ई कचरे का उत्पादन होता है। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। चाइना से स्टेटिक की बात करें तो बीजिंग है यहाँ की राजधानी, रेनमीबी है यहाँ की करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम, राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन, संघाई सबसे बड़ा नगर है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में गूगल ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? तो गूगल ने दोस्तों रिलायंस जियो में 7.7% का स्टैक खरीदा है। रिलायंस जियो का 7.7% कितना हुआ? तो ये दोस्तों होता है 33,737 करोड़ रुपए। कितना? 33,737 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, यानी इतना इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो में गूगल ने। अभी आपको याद होगा सबसे पहले फेसबुक ने दोस्तों 9.9% का स्टैक खरीदा था। तो 9.9% का स्टैक फेसबुक ने खरीदा, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल करा। ठीक है, और बैक टू बैक 13 से ज़्यादा कंपनियां ने इन्वेस्ट कर दिया है रिलायंस जियो में। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल ने इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पर किया है? यानी गूगल रिलायंस जियो में जब इन्वेस्ट किया है तो दोनों में समझौता क्या हुआ है? तो गूगल और जियो ये दोनों मिल करके इंडिया में 5G फ़ोन लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे? 5G फ़ोन लॉन्च करेंगे, अगले वर्ष तक लॉन्च करेंगे। ध्यान रखिएगा, 5G सिम नहीं लॉन्च होगा, 5G टेक्नोलॉजी नहीं लॉन्च होगी, 5G फ़ोन लॉन्च होगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? 5G जो स्पेक्ट्रम हुआ यानी 4G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम या जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसे सरकार द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा एक टेंडर पास किया जाता है, सरकार द्वारा उसकी नीलामी की जाती है, बोली लगाई जाती है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां होती हैं वो स्पेक्ट्रम खरीदती हैं सरकार से। ठीक है, लेकिन जो 5G फ़ोन होता है वो एक 5G टेक्नोलॉजी पर चलने वाला ऑपरेटेड एक फ़ोन होता है। तो 5G फ़ोन लॉन्च करेंगे गूगल और रिलायंस जियो मिल करके। कब तक लॉन्च करेंगे? अगले साल तक लॉन्च करेंगे। ठीक है, अगले साल तक। चलिए रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है और ये बन गई है भारत की पहली ऐसी कंपनी। ठीक है, जब 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस की थी तब भी ये भारत की पहली कंपनी बनी थी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी हाल ही में अपने आप को कर्ज मुक्त भी घोषित किया था। अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स की इंडेक्स की रिपोर्ट, और एक और रिपोर्ट आई थी फोर्ब्स की रियल टाइम इंडेक्स।
दोनों में ही मुकेश अंबानी को 9वां सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था। हालांकि अगर अभी करंट टाइम की पोजीशन की बात करें तो ये और भी बढ़ गया है, मुकेश अंबानी 7वें सबसे अमीर आदमी तक बन चुके हैं। चलिए, लेकिन अभी जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ना आ जाए, ठीक है, जैसे वार्षिक रिपोर्ट आती है चाहे वो फोर्ब्स की हो या फिर ब्लूमबर्ग की हो, जब तक ये ना आ जाए तब तक हमें पुराना वाला ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज दोस्तों ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नाम क्या है इसका? इसका नाम है अंजी खाद पुल। क्या? अंजी खाद पुल या अंजी खाद ब्रिज। ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कटरा से रियासी के बीच में ये जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। ये केबल ब्रिज क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कोई ब्रिज रहता है वहाँ पर ऐसे तारनुमा लगा होता है, फोटोज़ में आप लोग देखे होंगे। तो इसी जो ये तारनुमा लगा होता है इसी को कहा जाता है केबल ब्रिज। ठीक है, तो अब तक क्या था, भारत में केवल इसका रोड वाला ही ब्रिज था, यानी केवल कार के लिए था, वाहनों के लिए था, रेलवे के लिए अभी तक नहीं था। लेकिन ये पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। नाम है अंजी खाद ब्रिज। इसका निर्माता कौन है, यानी इसको कौन बना रहा है? तो इसको दोस्तों कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड में। एक्चुअली में दोस्तों ये ब्रिज एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। क्या नाम है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। इसी का ही एक पार्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, जैसे कि चिनाब नदी पर भी एक पुल बनाया जा रहा है, और वो जो पुल बनेगा चिनाब नदी पर वो हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल, यानी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने वाला है चिनाब नदी पर, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वो भी अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस ब्रिज की, केबल स्टे रेल ब्रिज अब भारत का पहला कहाँ पर बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानिए। जम्मू कश्मीर से दोस्तों आर्टिकल 370 हटा दिया गया था 5 अगस्त 2019 में। एक साल इसके पूरे ही होने वाले हैं, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ही दोस्तों ऑफिशियली इसे दर्जा मिला था यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का 31 अक्टूबर को ही ऑफिशियल दर्जा दिया गया था। ओके, इसे आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ के पहले राज्यपाल बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक नया कोच बनाया? तो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में पोस्ट कोविड कोच नाम से एक नया कोच डेवलप किया है। पोस्ट कोविड कोच लॉन्च करने का मेन पर्पज़ यही है कि भारतीय रेलवे से सेफ और सिक्योर तरीके से पैसेंजर्स की यात्रा कराई जाए। ठीक है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण का खतरा फैलने का ना बना रहे। ओके, इस कोच का निर्माण कौन कर रहा है? तो ऐसे कोच का निर्माण दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा इसे किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस कोच में दोस्तों कोविड-19 महामारी को देखते हुए कई एडवांस फैसिलिटीज़ ऐड की गई हैं। भारतीय रेलवे आया है तो भारतीय रेलवे के बारे में दोस्तों हम लोग वैसे तो बहुत कुछ जान चुके हैं कई बार। आज हम लोग सिर्फ सिंपल जानते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी हैं। 2 डेट आपको और याद करा दे रहा हूँ। भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया था 1890 में, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन जी के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई? तो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग दोस्तों हैदराबाद में बनाई गई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है भारत की पहली पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग। किसके द्वारा इसे बनाया गया है? इसे दोस्तों GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसने NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर के NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार कर दिया है, शुरू किया है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ब्रेटली। आपको सभी को पता होगा, ब्रेटली फास्ट बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के फेमस फास्ट बॉलर थे, और इन्हें
स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? ये एक दोस्तों इंडियन स्पोर्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेट हुआ, कोई कबड्डी हुआ या फिर कोई भी इंडियन गेम्स हुआ, उस पर स्टैटिस्टिक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ लाइव स्कोर वगैरह भी प्रोवाइड करती है। अगला है एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष दोस्तों बनाए गए अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी को बनाया है। अशोक लवासा आपको पता हो तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों पद संभालेंगे। इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष भी चुन लिया है। किसकी जगह पर? दिवाकर गुप्ता जी की जगह पर। तो दिवाकर गुप्ता जी 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह पर अशोक लवासा जी को लाया जाएगा और ये बनेंगे एडीबी के नए उपाध्यक्ष। अशोक लवासा जी दोस्तों 1980 बैच के 1980 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर से। 2018 से ही ये चुनाव आयुक्त भी हैं, ठीक है। अगर वहीं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अस्कावा। वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री इलिस फाक फाक ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में इलिस फाक फाक जो कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है? इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि इन्होंने विश्वास मत हासिल करने में असफलता हासिल की थी, यानी कि विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे, प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ ही साथ उस कंट्री में यानी ट्यूनीशिया में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका आपस में विवाद बढ़ जा रहा था, संघर्ष बढ़ रहा था। इस वजह से उन सब से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री इलिस फाक फाक ने इन्होंने अपना इस्तीफा वहाँ के प्रेसिडेंट को सौंपा। प्रेसिडेंट कौन है? काइस साइद हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति काइस साइद को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चलिए अब ट्यूनीशिया आया है तो हम लोग ट्यूनीशिया देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आएंगे यानी अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा ट्यूनीशिया, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया के ऊपर मिल जाएगा ट्यूनीशिया। ये रहा ट्यूनीशिया, ओके। ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होती है ट्यूनिस। क्या? ट्यूनिस। यहाँ के प्रेसिडेंट है काइस साइद और यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। क्या? ट्यूनीशियन दिनार। अगला है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम मानवीय परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन का सफलतम मानवीय परीक्षण करने का दावा किया है। इसने कहा है कि इसने प्रारंभिक परीक्षण में सफलता हासिल की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों यूके की यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी 1096 में। जी हाँ, 926 वर्ष पूर्व हुई थी इसकी स्थापना 1096 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो इसने कोविड-19 वैक्सीन को खोजने का दावा किया है। अभी हाल ही में आपको याद हो तो रूस की एक सचनेव यूनिवर्सिटी है, उसने भी दावा किया था कि कोविड-19 की वैक्सीन उसने भी खोज निकाली है और उसका मानवीय परीक्षण शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें सफलता भी हासिल हुई। अभी आपको दो याद रखना है कि दो जगहों से कोविड वैक्सीन के सफलतम परीक्षण की अभी खबरें आई हैं, ठीक है। वैसे वैक्सीन तो बहुत लोगों ने बनाया है लेकिन अभी तक सब पर मानवीय टेस्टिंग यानी मानवीय परीक्षण चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अभी दो याद रखना है आपको। धीरे धीरे अभी और इंस्टीट्यूट आएंगे और देशों के नाम आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया है। ये अभी तक तो भारत का ही दावा किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 21वीं सदी में एकमात्र गोल्डन टाइगर, ये इसका मामला सामने आया है कि 21वीं सदी का एकमात्र गोल्डन टाइगर है ये, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी भारत का ही एकमात्र करेंगे जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, ओके। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है जो कि है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों वैसे बेसिकली फेमस तो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टाइगर और हाथी वगैरह भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये एकमात्र गोल्डन टाइगर जो है इसकी फ़ोटो खींची किसने थी, यानी किसने देखा था? तो इस बाघ की तस्वीर दिया है दोस्तों मुरुरेस हेनरे ने। किसने? मुरुरेस हेनरे ने इसकी तस्वीर ली है इस टाइगर की, इसे याद रखना है आपको। चलिए कुछ और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है यानी गिर नेशनल पार्क, ये है दोस्तों गुजरात में, गुजरात के गिर में।
और यहाँ से अभी एक रिपोर्ट आई थी, जब वो डाटा रिलीज़ किया गया था कि 2015 से 2020 के बीच में यानी 5 सालों में भारत में एशियाई शेयरों में 29% की वृद्धि देखी गई है। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि उनमें से सबसे ज़्यादा टाइगर गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। क्लियर है? एशियाई शेर बांदीपुर नेशनल पार्क ये है दोस्तों कर्नाटक में, और नागरहोल पक्षी अभ्यारण्य नागरहोल नेशनल पार्क ये भी है। भारत के नेशनल पार्क्स पर आपको 5 मिनट जीके में वीडियो मिल जाएगी हमारे सेकंड चैनल पर, जल्द ही वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। मॉक टेस्ट में खास बात यह है कि अगर आप लोग एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट परचेज करना है, वो भी सिर्फ 5 रुपये में। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि पढ़ाई करने का तरीका यही होता है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप एक दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करो और उसके बाद 1 या 2 दिन का गैप रखो बीच में, और उन 1 या 2 दिनों में आपको करना क्या है कि जो आप मॉक टेस्ट दिए थे उस पर एनालिसिस करो कि कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया है, उस पोर्शन को इन 2 दिनों में कवर करो, उसके बाद अगला मॉक टेस्ट दो। ठीक है, ऐसा अगर आप तैयारी करते हो तब आप लोग मतलब सुधार करते चलते हो। अगर आप इस प्रकार से मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है आप सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रहे हो, सुधार नहीं कर रहे हो, तो आपका स्कोर उतना ही बरकरार रहेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि आप स्कोर में सुधार कर रहे हो अपने। ठीक है, तो आपको इसीलिए ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए बिना किसी मंथली सब्सक्रिप्शन या पैकेज के मैं आपके लिए फ्री छूट दे दिया हूँ कि आप जब मन हो एक मॉक टेस्ट परचेज करो और उसको सॉल्व करो। फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ये डर नहीं रहेगा कि अगर महीने में इतने मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किए तो हमारा पैकेज खत्म हो जाएगा या फिर हमारा पैसा चला जाएगा। जब मन हो तभी एक मॉक टेस्ट खरीदो और सॉल्व कर लो। चलिए एप्लीकेशन पर जाइएगा, MZT ऐप पर, वहाँ पर ये मिल जाएगा मॉक टेस्ट, वहीं पर आपको क्विजेज वगैरह भी मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मौका है आपको GST के बारे में डिटेल में लिखने का। GST पर वैसे मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। GST पर सर्च कीजिएगा, GST मिश्रा जी टेक्निकल, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अगला है, नाबार्ड ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए कितने करोड़ की पुनरावृत्ति योजना का ऐलान किया है? अगर कल की वीडियो डिटेल में देखे होंगे ध्यान से तो आपको जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे और टॉप 15 लोग थे। उनके नाम है पूजा गुप्ता, रमजान खान, शुभम यादव, मनु पांडे, स्वर्णेश्वर कुमार, साबिर आलम, MK जोशी, श्यामशेर कुमार, वंदना अग्रवाल, ब्रजेंद्र पाल, नेहा जायसवाल, प्रेरणा राय, रेखा बुनकर, रेणु यादव, आर्मी गर्ल, स्वीटी। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है और सबसे पहले आंसर किया है। आप लोग भी कोशिश किया करो टॉप 15 में अपना नाम दर्ज कराने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।